नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब बिल्कुल ठीक रहें। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर इंडिया का पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है। हम वन बाय वन क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर एनडीए में कि तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास ऑफ एशियंट इंडिया। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो बनेगा चार्ली, जो था गांधार। बेटे महाजनपदास जो थे वो 16 थे प्राचीन भारत के समय काल में। लगभग अगर आप देखोगे तो 5th-6th सेंचुरी बीसी के आसपास की ये वाली हमारी बात है। और उसमें तक्षशिला की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? वो रही है गांधार। ठीक है, तो आपका सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। Who among the following was the last Governor General of India before the office was permanently abolished? इसमें अल्फा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपने याद रखना है यहाँ पर ब्रेवो आंसर आपका बन जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी। क्या आंसर बनेगा? राजा गोपालाचारी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपके ये वाले फ्री के आपके 8 नंबर यहां से तय हो जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम यहां पर अपना देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है इंस्पायर्ड बाय द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजागोपालाचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम। ए ऑप्शन है तिरुनेलवेली टू नागेरकोल, कांचीपुरम टू महाबलीपुरम और तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम इन तंजौर कोस्ट। तो आपका आंसर बन जाएगा ये चार्ली। इसमें क्या था कि तिरुचिरापल्ली से लेकर ये जो है वेदारण्यम तक ये सॉल्ट मार्च चलाया था किसने? सी राजा गोपालाचारी जी। ठीक है, तो आंसर बनेगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। और ऑप्शन यहां पे क्या दिख रहा है? तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहां पे। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी बेटे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें आपने ये याद रखना कि जब दांडी मार्च शुरू करी थी तो वो महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी और उसका समय काल क्या था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। और ये कहां से चला? ये चला फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी के तट तक। और फिर साथ में तमिलनाडु में राजा गोपालाचारी जी ने ये जो आपका टेंजौर कोस्ट वाला एरिया था, तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम, यहां से ये स्टार्टिंग करी थी साउथ इंडिया में। तो चार्ली ऑप्शन बन जाएगा इसमें। अगला है आचार्य विनोबा भावे मूव्ड received the first donation of land under the भूदान मूवमेंट at रामगढ़, गरवा, हैदराबाद या पोचमपल्ली। तो आंसर आ जाएगा बेटे डी पोचमपल्ली। बार बार यहां पर एनडीए में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस की रेंज जो है सेम रहती है। तो भूदान मूवमेंट पर क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपने याद रखना है भूदान मूवमेंट की स्टार्टिंग किसने करी थी? आचार्य विनोबा भावे जी ने। तो इसका आंसर बन जाएगा डी पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम देखते हैं मेज मक्का वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन इंग्लैंड, बी अफ्रीका एंड स्पेन, सी फ्रांस एंड रशिया, डी पुर्तगाल एंड इटली। तो आंसर बन जाएगा आपका बी अफ्रीका एंड स्पेन।
फिर ये जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन पासेस एंड रेंजेस दे आर करेक्टली लोकेटेड। तो एक आ गया जोजिला पास, ग्रेट हिमालयस, बनिहाल पास, पीर पंजाल रेंज, ठीक है, फिर है फोटूला, लद्दाख रेंज, और लास्ट है खारदुंगला काराकोरम रेंज। देखिए पहले तो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा है खारदुंगला लिखा है, चौथा ऑप्शन क्या है बेटे, खारदुंगला। तो ये जो यहां पर बेटा जी ला वर्ड जो लिखा गया है ना, ये ला वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रहता है कि पास। अब पास का मतलब क्या है, पास मींस दर्रा, यानी एक पैसेज जो कि रेंजेस के बीच में होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बाइक्स कभी देखी होंगी, पहाड़ों पर बाइकर्स जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो एरियाज होते हैं वो मोटरेबल पासेस में ही होते हैं। और खारदुंगला जो है ये मोटरेबल पास है, जो कि हाईएस्ट भी है, मींस पास इन दी तिब्बत लैंग्वेज। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पासेस में आता है इन दी तिब्बत लैंग्वेज, खारदुंगला। तो कह रहा है खारदुंगला जो इन्होंने मैच किया यहां पर, ये खारदुंगला इन्होंने मैच किया है हमारा काराकोरम रेंज। अब ये काराकोरम नहीं है, इसका आंसर क्या है, लद्दाख। क्या आंसर है, लद्दाख। और तीसरा है फोटूला, तो फोटूला यहां पर मैच कर रखा है लद्दाख के साथ, वो लद्दाख में नहीं है, उसका आंसर क्या है, जास्कर रेंज है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा यहां पर ऑप्शन जो है वो सही है। तो 1 एंड 2 आएगा, तो 1 एंड 2 कौन सा है, 1 एंड 2 आपका बन जाएगा चार्ली ऑप्शन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए, ला मीन्स पास कौन सी लैंग्वेज में, तिब्बत लैंग्वेज में। खारदुंगला जो है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में भी आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा ब्लैक सॉइल पे है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये भी यार ब्लैक सॉइल तो बार बार इंडिया यहां से प्रश्न पूछता है। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। पहला कह रहा है, ये ऑप्शन कहता है द ब्लैक कॉटन सॉइल आर आल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल। ऑफलाइन की क्लासेस मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हुए हैं, काफी सारे हैं जो करवाए हुए हैं। ये पास वाला भी हो गया, सॉइल वाला भी हो गया, और आप अच्छे से जानते हो ब्लैक सॉइल जो कि कवर कर जाता है भारत में 15%, ठीक है। हमने जब सॉइल किया था ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था कि 3 सॉइल लगभग 76% एरिया कवर कर जाती हैं। एलुवियल सॉइल 42.5%, ठीक है, लगभग 18.5-19 के आसपास आपकी रेड सॉइल, और ब्लैक सॉइल लगभग 15%। और इसका हम एक और नाम इसे रेगुर सॉइल कहते हैं। एंड आप अच्छे से जानते हो कि ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल जो है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ब्रेवो ऑप्शन कहता है दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, जी बिल्कुल सही है जी। दे आर रिच इन लाइम, बिल्कुल सही है जी, रिच इन लाइम है। डेल्टा ऑप्शन कहता है बेटे दे हैव लेस क्ले फैक्टर। तो आपने याद रखना है कि लेस क्ले फैक्टर नहीं है, यहां पर हाई क्ले फैक्टर है। तो आंसर क्या बनेगा, डेल्टा आपका आंसर बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ब्लैक सॉइल तो लगातार आपकी चली रही है, एनडीए 2023 में भी आया था प्रश्न में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज नोन एज, ये इज बेस्ट नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो कॉटन का आंसर क्या है, सीधा डायरेक्टली ब्लैक सॉइल। तो ये तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट वे में। अगला कह रहा है मैच दी दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, साथ में प्लांट दे रखे हैं, साथ में इसने दे रखा है आपका स्टेट। तो ए ऑप्शन है डोयांग, साथ में स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। बी गोमुती ऑप्शन है, साथ में असम। सी है कपिली ऑप्शन, साथ में त्रिपुरा। और डी है रंगानेडी, जो कि डी ऑप्शन है नागालैंड। तो बेटे यहां पर आपको मैं क्वेश्चंस के ना साथ में स्क्रीनशॉट दूंगा, तो आपको और एनालाइज कर लोगे आप। मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन ना लिख रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन पढ़ रहा हूं। ऑप्शन में आपको ध्यान से मैं बता रहा हूं, जैसे ए बी सी और डी, इसका मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। तो जो डोयांग है वो नागालैंड में है,
तो हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन है 4, उनमें A4 सिर्फ 2 में ही है, अल्फा और ब्रेवो में है। यार इलेमिनेशन हो गई सी और डी की, सी और डी क्या हो गए, इलेमिनेट हो गए बेटे। ऐसे ही आपने यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार इलेमिनेशन से। अब आंसर मुझे पता है या तो ए है या बी है। अब हम चलते हैं कि गोमती, गोमती त्रिपुरा में है, तो ए का 4, ठीक है, और बी का 3 एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है अल्फा। मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर बन गया यहां पर अल्फा। ठीक है, बाय ऑप्शन इलिमिनेट कर लो आप क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बाय ऑप्शन ही देखेंगे अभी हम। बाय ऑप्शन मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में सिखाया हुआ कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये कह रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक तरफ और एक तरफ है कंट्री। ये आ गया ए हरिकेन, यहां पे चाइना, बी विली विली फिलीपींस, सी आ गया बैगुओ ऑस्ट्रेलिया और डी टाइफून्स यूएसए। अब ए बी सी और डी, यहां पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। तो हरिकेन्स तुम्हें पता है यूएसए में, तो एक ऑप्शन बनेगा 4, पहला बन रहा है और चार्ली बन रहा है, तो या तो अल्फा आंसर या चार्ली आंसर है। ब्रेवो और डेल्टा इलेमिनेट हो गए, दोनों ऑप्शन इलेमिनेट हो गए, बाहर चले गए, इस रेस से ही बाहर हो गए भाई, बढ़िया है। विली विली कहां है, विली विली मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में है, तो बी का ऑप्शन क्या बनेगा 3। A4B3 ये कहां पे है, अल्फा में है, चार्ली में नहीं है, तो चार्ली आंसर नहीं है, इसका आंसर बन जाएगा अल्फा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने ये बेटे बेस्ट वे है जब आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ये सबसे अच्छा वे है बच्चों, इससे बढ़िया कोई वे नहीं है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि 4 ऑप्शन में जाओगे उससे स्मार्ट वर्क है यार बेटे, पूरा पर स्मार्ट वर्क है यहां पे कि आप दोनों ऑप्शन देखो, इलेमिनेशन करो और चुपचाप आप अपना आगे करो। ये भी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस हो रखी चीजें। ले इंडस रिवर सिस्टम, कह रहा है सतलुज रिवर originates in Tibet where it is known as Langche Khambam। बिल्कुल सही है जी, पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कह रहा है सतलुज इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीसीडेंट रिवर, बिल्कुल सही है जी। थर्ड कह रहा है द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। झेलम नहीं है, ये तो मैंने आपको रिवीजन क्लासेस में भी समझाया था कि झेलम नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका चेनाब। क्या आंसर बनेगा बेटे, चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। इस इंडस रिवर सिस्टम को आप अच्छे से जानते हो बेटा जी, ये क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम। क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम। उसमें 3 इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स आएंगी, इंडस, गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। और पहले दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, आप अच्छे से जानते हो कि सतलुज रिवर जो है ये कहां से निकलती है, ये निकलती है राकसताल लेक, राकसताल लेक। फिर बेटे ये कहां आती है, हिमाचल में एंट्री करती है, और हिमाचल में जब ये एंट्री करती है तो शिप किला पास के थ्रू से एंट्री करती है, किसमें, हिमाचल प्रदेश में। फिर क्लियर है। और चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। चिनाब आपने याद रखना है, चिनाब में 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है चंद्र और दूसरी है भागा रिवर। ये चंद्र और भागा रिवर दोनों ही तांडी एक लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, दोनों वहां पे मिलती हैं, और फिर ये रिवर जो है वो क्या कहलाई जाती है, चिनाब। और अल्टीमेटली बेटे मिथानकोट, पठानकोट नहीं, मिथानकोट एक ऐसी लोकेशन है जहां पर ये सारी रिवर्स जो हैं चिनाब में मिल जाती हैं। आप अच्छे से जानते हो पंचनद रिवर्स, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी, हमारी इंडस रिवर की। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा, आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है। अब हम देखते हैं इसमें आंसर क्या बनेगा। आंसर बनेगा आपका, कह रहा है सिलेक्ट दी आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए ऑप्शन है 2 ओनली, बी ऑप्शन है 3 ओनली, सी ऑप्शन है 1 and 2, और हमने देख लिया कि 1 and 2 बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 and 2। तो ये चार्ली आंसर बन गया आपका बिल्कुल सही। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ igneous
एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक। कह रहा है एग्जाम्पल किस चीज का है, या तो इग्नियस या साथ में दोनों मेटामॉर्फिक और इग्नियस। कह रहा है गैब्रो, ये सल्ट्राइट, जिनिसोइड, तो आंसर बनेगा चार्ली गिनिसोइड। रॉक जो मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने बताया था, देखो रॉक में 3 पार्ट आ जाएंगे, एक इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, और तीसरा आ जाएगा मेटामॉर्फिक। इग्नियस मींस, इग्नियस रॉक जो है वो एक वर्ड से बना है, इग्निस विच मींस फायर। जब भी मैग्मा और लावा जो अर्थ सरफेस से नीचे है और ऊपर आकर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। और मेटामॉर्फिक पुत्र जी क्या होता है, मेटामॉर्फिक में ये जो मॉर्फ शब्द है, MORPH, मॉर्फ जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है कि जब रॉक अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। यहां ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए ऑप्शन है पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मेटेरॉइड्स, MP bulls forms about 20% of the earth crust, quartz it's soluble in water, the word sedimentary is derived from the Latin word calimentary। तो अगर करेक्ट पूछ रहा है तो जो डेल्टा ऑप्शन है जिसमें लिखा है सेडिमेंट्री वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, कैलीमेंटम, तो बेटा जी ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कैलीमेंटम नहीं सेडिमेंटम होगा, सेडिमेंटम SEDIMENTUM। ठीक है, सेडिमेंटम से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है। क्वार्ट्ज इट्स सॉल्युबल इन वाटर, ये भी आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बी भी गलत है, तो अल्फा आंसर बन जाएगा पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मेटेरॉइड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम। कह रहा है विजयनगर रूलर्स क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, श्री विरूपाक्षा और श्री वल्लभा। यार ये तो मैंने तुम्हें रिवीजन क्लासेस में भी कराया हुआ था विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर से आपने ये चीज याद रखनी है कि ये किसको मानते थे, श्री विरूपाक्षा जी को, तो आंसर बन जाएगा चार्ली। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ बेटे चीजें मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपने याद रखना है विजयनगर एम्पायर बनाया था 2 भाइयों ने, एक का नाम था हरिहरा और दूसरा था बुक्का। ठीक है, और ये दोनों ही बेटा जी, ये दोनों ही एक पर्सन की आर्मी में थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी का था। ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी कहां पे आती है पुत्र जी, तुगलक डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत में। किस में आती है, दिल्ली सल्तनत में। जिस दिल्ली सल्तनत में बेटे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी पुत्र, उसके बाद तुम्हारी स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी आ जाएगी, फिर आएगी खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी सुना होगा आपने। फिर तीसरे नंबर पर थे तुगलक, जिनका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414, और फिर उसी समय काल में 1336 के बीच में ये दोनों भाई दक्षिण भारत में जाकर एक एम्पायर बनाते हैं जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और फिर इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक राजा रहेंगे बाद में, कृष्ण देवा राय जी। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन जो है ये कृष्ण देवा राय जी पे ही है। कह रहे डोमिंगो पेस डिस्क्राइब्ड अ किंग इन दीज वर्ड्स of medium height and of fair complexion and good figure, rather fat than thin, he has on his face sign of smallpox, identify the king। आंसर है अल्फा कृष्ण देवा राय। मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, कृष्ण देवा राय जी सबसे इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं इस विजयनगर एम्पायर में। तो आपने ध्यान से याद रखना है, इनका एक टाइटल भी था जो NDA 1 2024 में भी आया था, यवना राज्य स्थापनाचार्य, ठीक है, ये टाइटल था। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर
ठीक है, उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जिसका नाम था अल्फोंसो अल्बक क्यूरेकी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखनी है आपने कृष्णदेवराय जी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन? ए ऑप्शन है 9 शेड्यूल, बी 10 शेड्यूल, सी 11th और डी 6 शेड्यूल। बेटे बात कर रहा है ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आर गिवन, तो आप ये अच्छे से जानते हो, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी 10th शेड्यूल। यार ये तो मैंने आपको अपनी पॉलिटी की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हो, शेड्यूल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 9 शेड्यूल, बट आंसर क्या है? 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल क्या था पुत्र जी? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये डिस्क्राइब्ड है 10 शेड्यूल में। अब आप अच्छे से जानते हो जब भारत का संविधान शुरू हुआ था तो 8 शेड्यूल थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे 12 हुए। जब भी संविधान में कोई चीज चेंज होनी है तो क्या आएगा? संशोधन आएगा। तो जो 10 शेड्यूल है ये जोड़ा गया था 52वां संशोधन, जो कि वर्ष 1985 में आया था। एक दल से जब आप दूसरे दल में जाते हो तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। फिर ए ऑप्शन था आपका आई थिंक सो 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल क्या था? लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत, पहला संशोधन जो कि हुआ वर्ष 1951 में। चार्ली ऑप्शन यहां पर 11 शेड्यूल है। 11 शेड्यूल बात क्या करता था? पंचायती राज की बेटे, ठीक है, जो पंचायती राज जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, और पहला राज्य जिसने पंचायती राज अपनाया था, फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज वाज राजस्थान। तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और लास्ट में 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल बात करता है प्रशासन की देखरेख की, ट्राइबल एरियाज की, किन्हीं 4 राज्यों से। वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और पुत्र जी मिजोरम। असम में 3 एरियाज हैं, नॉर्थ कैचर, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, और बोडोलैंड। मेघालय में तीनों हिल्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज, मिजोरम चकमा, लाए मारा। तो ये सारे के सारे एरियाज वहां पे चले आएंगे। ये काफी क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में करवाए हुए हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं, चाहे वो सतलुज रिवर वाला हो, कृष्णदेवराय जी वाला हो। हमने यहाँ पर ट्रैवलर्स भी देखे थे, याद है? निकोलो डी कॉन्टी, कृष्णदेवराय जी के टाइम पीरियड की बात है। निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, यानी कृष्णदेवराय जी नहीं, सॉरी, विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आएंगे इनके एम्पायर में। निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेश। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, The duties of the Attorney General of India are to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as time to time referred or to assign to him by the President। बेटे बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल वैसे ही आप जानते हो आर्टिकल नंबर 76 में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है बेटे? अटॉर्नी जनरल है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के हिस्सा तो नहीं है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य नहीं है, परंतु कहां जाकर बैठ जाते हैं? ये जाकर बैठ जाते हैं संसद में। सब कुछ देख सकते हैं वहां पे कि क्या प्रोसीडिंग हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, परंतु एक चीज का अधिकार नहीं है मेरे बच्चों, और वो क्या है? वोट डालने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल के पास। और अटॉर्नी जनरल असिस्ट, जो असिस्टेंस इन्हें यानी जो सहायता दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, इज द सेकंड ऑफिसर ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहां पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो आंसर बनेगा चार्ली, बोथ 1 and 2। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड है एस्टीमेट कमेटी, और तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग।
कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें मेंबर कहां से कंसिस्ट नहीं होते, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बेटा जी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पुत्र कौन सा है, हमारे पास राज्यसभा है। कौन सा बेटे, राज्यसभा है। और वैसी बेटे लोअर हाउस कौन है, लोअर हाउस है अपना लोकसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल, और इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेरे बेटे याद रखना, मैंने आपको बताया हुआ ऑफलाइन क्लासेस में भी कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 22, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। कितने, 7 राज्यसभा। तो यहां पे तो राज्यसभा के मेंबर आ गए, तो 1 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड एस्टीमेट कमेटी, इस एस्टीमेट कमेटी में बेटे टोटल मेंबर आपके होते हैं 30। कितने होते हैं बच्चों, 30 मेंबर होते हैं। 30 के 30 आपके लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा 0। तो हमें एक आंसर तो पता लग गया कि हमारा सेकंड तो है ही है। और तीसरा जो कमेटी थी कौन सी थी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बेटे इसमें भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो आंसर सिर्फ यहां पे बनेगा बेटे डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और वो आंसर है सेकंड। तो ये ऑप्शन बन जाएगा चार्ली। पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, बी है 1 एंड 3, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो यहां पर आंसर बनेगा चार्ली, और ये है सेकंड ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। बेटे आप टेंशन मत लीजिएगा, इस जो ये मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट है उस चीज में। आप स्क्रीनशॉट आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ दिखता रहेगा, आप एनालाइज कर लीजिएगा चीजों को। कह रहा है इन द पैसेज ऑफ अ मनी बिल द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद दिस टाइम ऑफ। बेटे मनी बिल में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 14 दिन का। तो आंसर क्या बनेगा, चार्ली, जहां पे 14 डेज लिखा हुआ। क्या आंसर बनेगा, 14 डेज। मनी बिल में आपने ये याद रखना है कि स्पीकर महोदय, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हो, ओम बिरला जी ने हिस्ट्री क्रिएट की है इस बार संसद में कि वो लगातार दूसरी बार बन रहे हैं। स्पीकर कह दे, यानी मान लीजिए अगर स्पीकर महोदय कह देते, मान लीजिए कोई बिल है, ये मार्कर मत समझो, से पेन समझ लो, ठीक है, सॉरी बिल समझ लो, बिल समझ लो, ये बिल है कोई, और अगर स्पीकर महोदय ने कह दिया कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, तो ये मनी बिल है। ठीक है, और इस चीज के लिए वो कहीं पर भी आंसरेबल नहीं है, उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। तो मनी बिल का वैसे जो आपका आर्टिकल डिफाइंड है वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 110। लेकिन ताकत किसके पास है, स्पीकर महोदय के पास है। अगला भी क्वेश्चन जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही है जी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल। बेटे फंडामेंटल राइट्स में आप अच्छे से जानते हो, जो कि पार्ट नंबर कौन सा है पुत्र, जो कि पार्ट नंबर है 3rd। कौन सा पार्ट है बेटे, 3rd। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका डिस्क्रिप्शन है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी बेटे 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आ गया 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन पुत्र जी कहां से चला गया 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां चला गया 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज चला गया आर्टिकल नंबर 32। रिवीजन वाली क्लास में समझाया था मैंने चीजों को। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारे कुछ यहाँ पर पार्ट्स हैं इसके। तो बिल्कुल ये पहले जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, तुम इसका मतलब फ्रीडम नहीं रखी तो कुछ भी कर लोगे क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड होती हैं, तो यहाँ पर आंसर बनेगा बोथ। तो जो आपका ऑप्शन है बोथ, वो यहाँ पर एक ही है, और वो ऑप्शन है चार्ली। तो आंसर बन जाएगा चार्ली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ जी जो थे, ये किस आंदोलन में इन्होंने अपनी सेक्रीफाइस करी थी लाइफ। ठीक है, तो ये जो महिला जो है, ये यहाँ पर ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, बी ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और डी ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर आएगा बेटे क्विट इंडिया
मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से जानते हो आप, 1920 में शुरू करी गई थी। उससे पहले आपके यहाँ पर याद है ना, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, जो खिलाफत मूवमेंट दो भाइयों ने शुरू करी थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फिर बाद में गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी ताकि हिंदू एंड मुस्लिम दोनों साथ में आ जाएं। फिर तीसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने अभी समझाया आपको कि दांडी मार्च क्या था, सारा कुछ उसी में चलेगा। और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में जब ये सारे पर्सन अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सारे के सारे अरेस्ट हो जाएंगे। फिर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा वो कौन सी लेडी थी जिन्होंने झंडा फहराकर ये आंदोलन फिर पूरा शुरू किया था। ठीक है, बॉम्बे वाला एरिया था। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिएगा। तब तक हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर इज द कोरोलिसिस इफेक्ट द लार्जेस्ट? एट द इक्वेटर। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एट दी इक्वेटर। कोरोलिसिस इफेक्ट लार्जेस्ट कहां पे होता है? एट दी इक्वेटर। बाकी ऑप्शन अगर पढ़ भी दूंगा तो कोई पहले में आंसर मिल जाएगा। बी ऑप्शन है, एट दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एट दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एट दी नॉर्थ पोल नहीं, 45 डिग्री लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर नहीं, तो ये आंसर बनेगा एट दी इक्वेटर। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर? ए ऑप्शन है बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर और डी राजस्थान। तो आप अच्छे से जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया यहाँ पे लिंक कर जाएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ से तो होकर गुजरता ही है। तो जहां पे 2 और 4 है वो दोनों आंसर नहीं बनेंगे, तो आंसर बनेगा 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 कहां पे है? बी ऑप्शन है। बताया हुआ मैंने आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ऐसे में आप ये चीज देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हीं 7 राज्यों से पास करता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया? ईस्ट फ्लोइंग है तो बेटे यहां पर सेकंड ऑप्शन मुझे पता है अच्छे से कि पेरियार जो है, ये पेरियार रिवर कौन सी है? ये है बेटे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जैसे नर्मदा, तापी, ये क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या नहीं है? नर्मदा रिवर पर आपको पता भी है सरदार सरोवर डैम भी है, और ये पेरियार कौन सी है? ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो सेकंड तो आंसर नहीं बनेगा। तो जहां जहां सेकंड है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 4 भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर काली नदी, जो काली नदी ये भी नहीं है, सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो गए दोनों। तो आंसर बनेगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 कौन सा है? ब्रेवो ऑप्शन बन जाएगा आपका। तो ये दोनों की दोनों क्या है? ईस्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन बेटे ट्रिब्यूटरीज मैच करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज आर करेक्टली मैच्ड विद द डेक्कन रिवर्स? ट्रिब्यूटरी दे रखी है एक तरफ रिवर, पहला है भवानी, इधर है कृष्णा, यहां पे है ये भवानी कृष्णा के साथ तो नहीं है। भवानी किसकी है? भवानी है कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो पहला गलत हो गया, लो। दूसरा है काबिनी कावेरी, दूसरा बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मंजरा गोदावरी, बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड सही हो गए, पहला गलत हो गया है। तो पहला 2 ऑप्शन में ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लो। फिर है भीमा महानदी, भीमा महानदी की नहीं है, भीमा कृष्णा की है, चौथा भी हो गया। तो एक ही आंसर बचता है यहां पर अब, बी ऑप्शन। बी राइट ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड। गोदावरी आप अच्छे से जानते हो, ये वो रिवर है जिसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट एरिया कवर कर जाता है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, 10%। और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं इसे। गोदावरी रिवर पर जो कुंभ का मेला है वो भी लगता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला की 4 लोकेशंस है।
इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और गोदावरी। अगला कह रहा है, यार ये भी ऑफलाइन क्लासेस में करवाया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटराइट सॉइल इन इंडिया। एप्रिशिएबल है, पोटैश आएगा बेटे, लेटराइट सॉइल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार, हाँ ये ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं वही देख रहा हूँ कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी। कह रहा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र कौन सी सही है। ब्रह्मपुत्र रिवर, इट राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, बिल्कुल सही है जी, पहला पॉइंट। इट टेक्स अ यू टर्न नियर नामचा बरवान एंटर्स थ्रू अ जॉर्ज, बिल्कुल सही है जी। बेटे मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का लगभग बहुत बड़ा एरिया जो है ये चाइना वाली साइड में ही है, ठीक है, और ये मानसरोवर लेक से निकलती है, बिल्कुल दोनों पॉइंट सही हैं। तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा बूथ, और बूथ में आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन है सी आंसर बनेगा। अगला इस बार जो करंट अफेयर उन्होंने डाले हैं, थोड़ा यहाँ पर आपके साथ गेम कर दी गई। कभी मैं आपसे कहता हूँ यार ये अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन आएगा। कह रहा है नॉट मी बट यू इज द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स स्कीम। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, बी नेशनल सर्विस स्कीम, आंसर बनेगा बी नेशनल सर्विस स्कीम। फिर अगला क्वेश्चन है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन इज एसोसिएटेड विद ए खेलो इंडिया, बी फिट इंडिया प्रोग्राम, सी मेरा युवा भारत, डी हेल्दी हार्ट प्रोग्राम। तो आंसर बनेगा बी फिट इंडिया प्रोग्राम। अगला अगला आ जाते हैं हम। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, मैं अब तभी आपके साथ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे स्टेटमेंट वाइज में 3 स्टेटमेंट है और यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है सिटी ऑफ म्यूजिक, तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो ग्वालियर है। कौन सी है, सिटी ऑफ म्यूजिक है ग्वालियर। और यहां बोला है कोझिकोड, तो आंसर हो गया ए, तो गलत ही हो गया जी। जब ए गलत हुआ तो साथ में क्या हो गया, सी भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, बी देख लें। गरबा गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को एज एन इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बी बनेगा ऑप्शन जो 1 करेक्ट है। फिर कह रहा है एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिशन टू एशियन वाज हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। आंसर है बेटे बी इंडोनेशिया। ठीक, इसके बाद वाला भी सीटीएफएस है, करंट अफेयर में भी सीटीएफएस, और करंट अफेयर ये थोड़ा 2023 का भी गए हैं इस बार। कह रहा है फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023, सही है, लेकिन वो पूना में नहीं हुआ था बेटे, वो दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल गैस बस वाज फ्लैग्ड ऑफ इन इंडिया इन बैंगलोर, बैंगलोर नहीं बेटे दिल्ली, तो पहले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। साउथ अफ्रीका चेयर्ड दी 15 ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स वैसे लगभग 2009 में शुरू करी गई थी, और जो 15th ब्रिक्स समिट है वो हेल्ड हुआ 2023 में ब्राजील में, सही है। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, पहले ही ब्रिक था, साउथ अफ्रीका बाद में आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन 2023 फ्रॉम झारखंड, तो चौथी बिल्कुल सही है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, A1 B2, तो आंसर बनेगा B2। अगला क्वेश्चन है
Which one of the following statement regarding NATO is not correct? NATO, North Atlantic Treaty Organization. It was formed out of the signing of the Washington Treaty. A ऑप्शन बिल्कुल सही है. Russia is not a member of the organization. बिल्कुल सही है. It derives its authority from the UN Charter. बिल्कुल सही है. Finland is a latest member. बेटा नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949, जिसमें बहुत सारे देश हैं. और अगर इसमें ये लिखा है फिनलैंड इज इट्स लेटेस्ट मेंबर, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है. फिनलैंड जो बना था बेटे वो 2023 में बना था पुत्र. और अगर आप देखोगे नया जो मेंबर बना है स्वीडन, तो ये स्वीडन का बना है मार्च 2024. ठीक है, तो आंसर क्या है? ये डेल्टा ऑप्शन गलत है, फिनलैंड नहीं आएगा, स्वीडन. In January 2024, India has entered into a bilateral agreement through which it will provide grant assistance to a country to construct a 20 feet Bailey Bridge identified the country. नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. बेटे इसका आंसर है म्यांमार. क्या आंसर है इसका? डी, म्यांमार. ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप. ये 20 फीट ब्रिज वाला क्वेश्चन बनता नहीं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ये क्वेश्चन उनमें से ही एक था. अगला कह रहा है विच अमंग दी फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. ए ऑप्शन है युद्ध अभ्यास, बी वज्र प्रहार, सी मालाबार. ये तीनों युद्ध अभ्यास होते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, और डी वरुणा नहीं होता है. ऑफलाइन क्लासेस में मैंने एक्स्ट्रा बताई थी चीजें आपको कि किस किस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है. ये अगला क्वेश्चन है इंडिया सिक्योर्ड 10th रैंक इन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी. बेटे 10th नहीं है, ये जो आपका यहाँ पर रैंक है वो 38th रैंक है. क्या रैंक है? 38th रैंक है. तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो ही गया बेटे. ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया. ए. बी कह रहा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में नहीं हुआ, ये मुंबई में हुआ. बी भी गलत हो गया. मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 वो लॉन्च ड्यूरिंग ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट. स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? एक ही है, थर्ड, तो बनेगा बी 1. बिल्कुल सही आंसर है. तो मैं आशा करता हूं कि जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किए थे क्वेश्चंस काफी सारे, वो आपको बहुत हेल्प करे होंगे. ठीक है, और ये आपका लक अच्छा था क्योंकि जनरल नॉलेज वो सब्जेक्ट है जो कि डेप्थ में बहुत ज्यादा है, बहुत सारी गहराई है इसमें. बाय चांस कभी कभार जो मेहनत करता है टीचर, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, अच्छी बात है आपके लिए. एंड आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा एंड होप, यही कर सकता हूं मैं. ठीक है, गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद. जय हिंद.